10 साल। एक आईपीओ 10 साल तक रुक कैसे सकती है? हर चीज तैयार थी, कंपनी तैयार थी, इन्वेस्टर्स तैयार थे, मार्केट तैयार थी, फिर भी कंपनी का आईपीओ नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक को 1 दशक से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा? यह कहानी उस इंस्टीट्यूशन की है जिसके बिना शायद हम भारत के स्टॉक मार्केट की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वही इंस्टीट्यूशन लगभग 5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ में से एक लेकर आ रही है। और फाइनली, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? एनएसई के आईपीओ का डीआरएच फाइल हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि हम ये तय करें कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे आपके पैसे की हकदार है या नहीं, हमें समझना होगा कि एनएसई का पूरा समीकरण वास्तव में है क्या। क्योंकि अधिकांश भारतीय इस इंस्टीट्यूशन के सर्विसेज का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पूरी तरह से समझते हैं। और लगभग किसी को भी यह एहसास नहीं है कि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कितनी गहराई से इस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर निर्भर है। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी करते हैं या एफ&ओ ट्रेड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है जो ये सब पॉसिबल बनाता है। उस प्लेटफॉर्म में से एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई। एनएसई एक एक्सचेंज है, लेकिन एक्सचेंज का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो हर बायर को हर सेलर से मिलाता है, हर ऑर्डर को 1 सेकंड से भी कम में मैच कराता है, हर ट्रेड को गारंटी करता है, ताकि जब आप बाय दबाएं, आपको कभी यह ना सोचना पड़े कि क्या मेरा पैसा सेफ है। ये काम हर रोज 12 से 14 बिलियन मैसेज प्रोसेस करके एनएसई करता है। और यही वजह है कि आप और हम जब बाय दबाते हैं तो आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ता है कि दूसरी तरफ कौन है। सिस्टम पहले से ही ये सब संभाल चुका होता है। जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वो कमाता कैसे है। एनएसई की कमाई 5 लेयर से आती है। लेयर 1, ट्रांजैक्शन चार्जेस। फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह आंकड़ा 13,057 करोड़ रुपए का था। हर ट्रेड पर एनएसई को एक छोटा चार्ज मिलता है। यह अमाउंट इतना छोटा होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में शायद इसे नोटिस ही नहीं करते, लेकिन इतने ट्रेड्स एनएसई अपने सिस्टम में प्रोसेस करता है कि ये एक एक बूंद अंत में जाकर इस पूरे वित्तीय साल में 13,057 करोड़ रुपए के आंकड़े में कन्वर्ट हुआ। लेयर 2, डेटा और कनेक्टिविटी। हर सेकंड एनएसई पर लाखों ऑर्डर्स आते हैं, हजारों स्टॉक्स के प्राइसेस बदलते हैं। निफ्टी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, रिलायंस बदलता है, एचडीएफसी बैंक का भाव बदलता है। और इन सब के बीच एक चीज लगातार पैदा हो रही होती है, डेटा। रियल टाइम मार्केट डेटा। किस प्राइस पर ट्रेड हुआ, कितने शेयर्स ट्रेड हुआ, किस स्टॉक में एक्टिविटी बढ़ रही है, मार्केट किस दिशा में जा रही है। अब अगर आप एक बैंक है, एक म्यूचुअल फंड है, एक ट्रेडिंग फर्म है या एक रिसर्च कंपनी है, तो ये डेटा आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका काम करने का आधार है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में जिसके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होती है, वो बेहतर डिसीजंस ले सकता है। इसलिए बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनएसई से ये डाटा खरीदती है और अपने सिस्टम्स को एनएसई के नेटवर्क से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ डेटा और कनेक्टिविटी से एनएसई ने 1,333 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कमाई। यानी एनएसई सिर्फ ट्रेड से पैसा नहीं कमाती, वो इस इंफॉर्मेशन से भी कमाती है जो उन ट्रेड्स के दौरान पैदा हो रही होती है। लेयर 3, इंडेक्स लाइसेंसिंग। मान लीजिए कि आप हर महीने 500 का एसआईपी करते हैं
आपको लगता है वो पैसा सीधे मार्केट में जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही होती है। भारत में लाखों लोग निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स में निवेश करते हैं, लेकिन निफ्टी 50 कोई सामान्य नाम नहीं है। ये एनएसई का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वैसे ही जैसे किसी कंपनी का ब्रांड होता है, उसी तरह निफ्टी एनएसई का ब्रांड है। अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला फंड बनाना चाहता है तो उसे एनएसई से परमिशन लेनी पड़ती है, और उस परमिशन के बदले एक फी देनी पड़ती है। यानी जब लोग निफ्टी में एसआईपी कर रहे होते हैं, तब सिर्फ फंड हाउस ही नहीं कमाता है, एनएसई भी कमाती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ इंडेक्स लाइसेंसिंग और डेटा सब्सक्रिप्शन फीस से एनएसई ने 152 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कमाई। ये बहुत बड़ा सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन ये एक अलग बात दिखाता है कि एनएसई सिर्फ ट्रेड से पैसा नहीं कमाती, वो उन बेंचमार्क से भी कमाती है जिनसे भारत का निवेश जगत अपनी दिशा तय करता है। लेयर 4, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब तक हमने देखा एनएसई ट्रेड से कमाती है, डेटा से कमाती है, इंडेक्स से कमाती है, लेकिन इसकी चौथी कमाई सबसे दिलचस्प है, क्योंकि इसके लिए एनएसई को कुछ बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, हर दिन लाखों इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, ब्रोकर्स मार्जिन जमा करते हैं, क्लियरिंग मेंबर्स कोलैटरल जमा करते हैं, सिस्टम के भीतर हजारों करोड़ रुपए मौजूद रहते हैं। ये पैसा एनएसई का नहीं होता, ये इन्वेस्टर्स का होता है, ब्रोकर्स का होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का होता है। लेकिन जब तक ये पैसा सिस्टम के भीतर मौजूद है, उसे सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में, और उन इन्वेस्टमेंट से इनकम पैदा होती है। यही है इन्वेस्टमेंट इनकम। फाइनेंशियल ईयर 2026 में सिर्फ इस एक सेगमेंट में एनएसई ने 2771 करोड़ रुपए कमाए। जरा इस नंबर को महसूस कीजिए, 2771 करोड़, बिना कोई नया प्रोडक्ट बेचे, बिना कोई एडवर्टाइजमेंट चलाए, बिना कोई भी अतिरिक्त ट्रेड करवाए, सिर्फ इसलिए कि करोड़ों लोगों का भरोसा हर दिन उस सिस्टम के भीतर घूम रहा है। और शायद यही एनएसई के बिजनेस मॉडल का सबसे दिलचस्प बात है। जितना बड़ा मार्केट होता है, उतना बड़ा ट्रस्ट पूल बनता है, और जितना बड़ा ट्रस्ट पूल बनता है, उतनी ही बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। और आखिरी लेयर है लिस्टिंग फीस। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है या एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, तो एनएसई को फीस देनी पड़ती है। ये रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात दिखाता है। भारत की सबसे बड़ी कंपनीज हो या नए स्टार्टअप्स, अगर उन्हें इन्वेस्टर्स तक पहुंचना है तो उन्हें कैपिटल मार्केट्स तक पहुंचना होता है, और कैपिटल मार्केट्स के केंद्र में एनएसई खड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनएसई के प्लेटफॉर्म के जरिए 20.33 लाख करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हुई। यानी एनएसई से ट्रेडिंग की जगह नहीं थी, वो एक गेटवे है जहां भारत की बचत भारत के विकास से मिलती है। ये 5 लेयर्स मिलके फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनएसई के टोटल इनकम को 18,713 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,302 करोड़ रुपए पर था, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 50.98%। हर रुपए की कमाई में से 50 पैसे से भी ज्यादा का प्रॉफिट। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इन्वेंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, ट्रस्ट, भरोसा। तो 2016 एनएसई पहली बार आईपीओ की तैयारी कर रहा था, और फिर एक एनोनिमस लेटर आया सेबी को। आरोप था कि कुछ ट्रेडर्स को एनएसई का डेटा बाकी सबसे पहले मिल रहा है, माइक्रो सेकंड्स पहले। रिपीट करते हैं, माइक्रो सेकंड्स पहले। इंसानी आंख इसे देख भी नहीं सकती, लेकिन एल्गोरिदम देख सकता है, और उन माइक्रो सेकंड्स में मिलियंस बन सकते हैं। सेबी ने जांच शुरू की, आईपीओ रुक गया, और शुरू हुआ 1 दशक का काउंटडाउन। इस पूरे समय एनएसई हर रोज मार्केट खोलती रही, हर ट्रेड को गारंटी करती रही, और हर दिन सेबी के सामने भी खड़ी होती रही। 24 फरवरी 2021 एनएसई की ट्रेडिंग 5 घंटे 24 मिनट के लिए बंद हो गई।
लाखों इन्वेस्टर्स उस दिन एनएसई पर ट्रेड नहीं कर पाए। सेबी ने इसके लिए 49.77 करोड़ रुपए की पेनल्टी एनएसई पर लगाई। लेकिन जनवरी 2026 में सेबी ने एनएसई के साथ 1300 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया। अंत में एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला और एनएसई का 1 दशक का इंतजार फाइनली खत्म हुआ। एनएसई का आईपीओ 3 तरीकों से हर आम आईपीओ से अलग है। पहली बात, आईपीओ इसलिए आते हैं क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है, लेकिन एनएसई को पैसा नहीं चाहिए। ये 100% ऑफर फॉर सेल है। 14.89 करोड़ शेयर्स एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। एनएसई को एक भी पैसा नहीं मिलेगा इसमें से। दूसरी बात, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक फेस होता है। रिलायंस के पीछे धीरूभाई अंबानी सर थे, इन्फोसिस के पीछे नारायण मूर्ति सर हैं, लेकिन एनएसई के पीछे कोई प्रमोटर नहीं। एनएसई किसी एक की नहीं है, इसीलिए एनएसई सबका है। तीसरी बात, एनएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन वो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर्स लिस्ट नहीं करा सकती है। एनएसई को बीएसई पर लिस्ट होना पड़ेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक इसी तरीके से 2017 में एनएसई पर लिस्ट हुई थी। अब एनएसई बीएसई पर लिस्ट होने जा रही है। दो राइवल्स एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पर। ये आयरनी नहीं है, ये भारत के कैपिटल मार्केट्स की मैच्योरिटी की पहचान है। अब वो सवाल जो आप सुनने आए हैं, क्या आपको एनएसई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए पहले एक बार इसके कुछ और स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। एनएसई आज के दिन दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। 7 साल से लगातार हर 2 में से 1 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। इंडिया में 93% कैश मार्केट का शेयर आज के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास है। इक्विटी फ्यूचर्स में एनएसई का शेयर तकरीबन 99.8% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 51%, दुनिया के किसी भी एक्सचेंज से बेहतर। क्रिसिल का AAA रेटिंग 2008 से 18 साल तक एक भी ट्रेड फेल नहीं हुआ। जहां स्ट्रेंथ है वहां कुछ रिस्क भी है। रेवेन्यू का 76% आज के दिन सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग से आ रहा है। सेबी ने हाल फिलहाल ही डेरिवेटिव्स के रूल्स को टाइटन किया। सिर्फ इसका इंपैक्ट था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में एनएसई का रेवेन्यू 3% गिरा और उसका इंपैक्ट उसके प्रॉफिट में 15% का था। तीसरा, एनएसई ने अपने डीआरएसपी में 1391 करोड़ रुपए के प्रोविजन का एक डिटेलिंग किया है, जिसका क्लोजर अब भी पेंडिंग है। तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एनएसई के आईपीओ में? इस सवाल का जवाब आपको खुद तय करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंपनी से तय नहीं होती, वैल्यूएशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक आईपीओ का फाइनल प्राइस बैंड मार्केट के सामने नहीं आया है। लेकिन एक सवाल है जो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत की फाइनेंशियल जर्नी अभी बस शुरू हुई है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में और ज्यादा भारतीय एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि भारत के कैपिटल मार्केट्स आगे भी बढ़ते रहेंगे? क्या आपको लगता है कि अगले 10 सालों में भारतीय की इक्विटी ओनरशिप आज से कहीं अधिक ज्यादा होगी? क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो एनएसई जितना सीधा लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो गए हैं। रेवेन्यू कंसंट्रेशन का रिस्क अब भी है, रेगुलेटरी रिस्क अब भी है, टेक्नोलॉजी रिस्क अब भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस आखिरकार एक ही बात पर टिकी है कि आने वाले वर्षों में और ज्यादा भारतीय मार्केट्स पर भरोसा करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उस पूरी कहानी के केंद्र में अगर एक इंस्टीट्यूशन बैठी होगी तो उसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होगा। और शायद यही इस आईपीओ की सबसे दिलचस्प बात है। आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जिसके ऊपर भारत का पूरा कैपिटल मार्केट खड़ा है। और आने वाले वर्षों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मूल्यवान साबित होगा, इसका फैसला एनएसई नहीं करेगी, मार्केट करेगा।